Hey everyone, welcome to my channel Legal Logics. I hope you are doing well. दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी किस तरह से ली जाती है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पेरेंट्स की क्या एलिजिबिलिटी देखी जाती है बच्चे की कस्टडी देते टाइम और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह के केसेस में किस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की कस्टडी होती है। तो पहली कस्टडी है जॉइंट फिजिकल कस्टडी। जॉइंट फिजिकल कस्टडी का मतलब है कि दोनों ही पेरेंट्स को बच्चे की फिजिकल कस्टडी मिलती है, दोनों ही पेरेंट्स के साथ वो बच्चा रह सकता है। अलग-अलग रह सकता है क्योंकि पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है तो वो एक जगह तो नहीं रहते। तो जिस भी पेरेंट्स के साथ वो रहता है उसी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे की केयर करने की, तो वही एक तरीके से प्राइमरी केयर टेकर होता है। तो दोनों के पास फिजिकल कस्टडी है, वो दोनों ही पेरेंट्स के साथ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉइंट फिजिकल कस्टडी में और ये ज़्यादातर उन्हीं केसेस में होता है जब डिवोर्स होता है पेरेंट्स का, तो उस वक़्त वो खुद ही सेटल कर लेते हैं कि हाँ, बच्चा जो है वो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों पेरेंट्स जो हैं बच्चे की वो देखभाल आगे करेंगे, तो ये उसी टाइम पर ये सेटलमेंट कर दिया जाता है, ये नेगोशिएशन हो जाता है। अब देखिए दूसरी तरह की कस्टडी होती है सोल कस्टडी। सोल कस्टडी का मतलब है कि दोनों माता-पिता में से एक को ही बच्चे की फिजिकल कस्टडी मिलती है और दूसरे पैरेंट को जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। रीज़न कोई भी हो सकता है कि वो अब्यूज़िव है पैरेंट और वो अनफिट है, वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही पैरेंट को या तो माता को या पिता को दोनों में से एक को ही बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। देखिए तीसरी तरीके की कस्टडी होती है थर्ड पार्टी कस्टडी। अब देखिए जब बात आती है कि जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है और उसके बाद वो बच्चे की कस्टडी के लिए फाइट करते हैं कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कोर्ट ही बच्चे का पहला गार्जियन बन जाता है क्योंकि कोर्ट ही डिसाइड करता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोनों पेरेंट्स में से कौन पेरेंट्स जो है वो पूरी तरीके से फिट है बच्चे का ध्यान रखने के लिए, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड उसकी आगे की ग्रोथ कहाँ पर अच्छी रहेगी, तो ये सब कुछ जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर डिसाइड किया जाता है सब कुछ कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, कहाँ पर बच्चा अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। तो देखिए अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स में से कोई भी कैपेबल नहीं है, कोई भी बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रख सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कोर्ट अपने लेवल पर थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर देता है एज़ अ कस्टोडियन और उसी को बच्चा सौंप दिया जाता है। और देखिए ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पेरेंट्स कैपेबल नहीं है या ऐसा हो सकता है कि केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है और अभी डिसाइड नहीं हुआ कि बच्चे की कस्टडी कहाँ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस केस में भी थर्ड पार्टी को एज़ अ कस्टोडियन अपॉइंट कर दिया जाता है और ये सारा काम जो होता है वो कोर्ट का होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अगर हम बात करते हैं हमारी इंडिया की, तो इंडिया में देखिए बहुत डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं और तो सबके अपने लॉज़ हैं गार्डियनशिप से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड। तो अब देखिए इन सभी लॉज़ को अलग-अलग तरीके से तो कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए बच्चा मुस्लिम है, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगी पहले तो एक कॉमन लॉ बनाया गया, एक कॉमन एक्ट बनाया गया और वो एक्ट है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। तो 1890 में ये एक्ट बनाया गया और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे का रिलीजन क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है वो क्रिश्चियन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब बात देखिए पर्टिकुलर रिलीजन की आती है, तो उनके पर्सनल लॉज़ को भी देखा जाता है, उन्हें भी कंसीडर किया जाता है और साथ-साथ ये जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है, इसको तो कंसीडर किया ही जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे ज़रूर कोर्ट कंसीडर करती है और इसके अकॉर्डिंग ही गार्डियनशिप और कस्टडी को तय किया जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात आती है कि हम जब बात करते हैं हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ में और इवन मुस्लिम लॉ में भी यही माना गया है कि एक माँ ही सबसे बेहतर कस्टोडियन हो सकती है। उसके पास ही बच्चे की कस्टडी रहनी चाहिए क्योंकि मदर जो है वो पहली अध्यापिका होती है अपने बच्चे की, वही अच्छे संस्कार दे सकती है बच्चे को, तो कोर्ट भी यही मानता है। और ज़्यादातर ये जो है उस केस में ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब बच्चा जो है 5 साल से छोटी उम्र का है, तो ऐसी स्थिति में पिता ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता, एक माँ ही ध्यान रख सकती है अच्छे तरीके से। तो ये हिंदू लॉ में भी और इवन मुस्लिम लॉ में भी ऐसा ही माना गया है।
और दूसरा जो देखिए दूसरा जो बात आती है वो ये आती है कि अगर मान लीजिए कि बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बॉय है तो ज़्यादातर कस्टडी जो है वो फादर के पास चली जाती है और अगर बेटी है और वो यंग है 18, 19, 20 साल की है तो ये ऐसी स्थिति में उसकी कस्टडी जो है वो ज़्यादातर माँ को ही दी जाती है। और ये वैसे तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट ये बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर ही दिया जाता है कि अगर यंग बच्ची है तो वो माँ के साथ रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बेटा है, यंग है और अगर वो फादर के साथ रहने में कंफर्टेबल है, उसका इंटरेस्ट उस तरफ है तो वो वहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर बच्चा 9 साल से ऊपर का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उससे उस बच्चे की चॉइस भी पूछती है उससे। देखिए क्योंकि बच्चा जो है वो कहीं न कहीं ये समझ जाता है, उसके अंदर इतनी समझ होती है कि वो समझ सकता है कि कौन मेरा बेहतर तरीके से ध्यान रखता है। वो ये कह सकता है कि हाँ, मुझे माँ के साथ रहना है और मुझे माँ के साथ अच्छा लगता है रहना या मेरे को पिता के साथ रहना अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की चॉइस को भी कंसीडर किया जाता है। अब देखिए एक बात आती है कि अगर हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या इवन क्रिश्चियन लॉ अगर ये कहता है कि माँ को ही पहला कस्टोडियन मानना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा है और माँ जो है वो उसे इल ट्रीट करती है, अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखती, तो ऐसी स्थिति में क्या है माँ को कस्टडी नहीं दी जाएगी, कस्टडी जो है वो उसके फादर को दे दी जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा उससे कम का है क्योंकि माँ उस तरीके से उसका ध्यान नहीं रख रही है, तो कोर्ट अपने आप से उस बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए उसकी कस्टडी जो है उसके जो उसके फादर हैं उन्हें दे देगी। अब देखिए हम अलग से थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि मुस्लिम लॉ में कस्टडी से रिलेटेड क्या कहा गया है। तो देखिए मुस्लिम लॉ में कस्टडी के लॉ को कहा जाता है राइट ऑफ हिजानत। राइट ऑफ हिजानत जो है ये वर्ड दिया गया है कस्टडी को। तो देखिए सबसे पहला कस्टोडियन जो है माँ को ही माना गया है, बशर्ते माँ जो है वो कन्विक्टेड नहीं होनी चाहिए। किसी केस में उसे कोई सज़ा ना हुई हो, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो एडल्टरी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही उसे बच्चे की कस्टडी दी जाएगी। अगर ऐसा मान लीजिए कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा छोटा भी है, फिर भी उसकी कस्टडी जो है वो उसके फादर को दे दी जाएगी। तो ज़्यादातर फादर का जो राइट ऑफ हिजानत है, वो माँ की एब्सेंस में ही माना जाता है। अगर माँ है और वो कैपेबल है, वो बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान रख सकती है, तो पहला जो राइट है, वो माँ का ही बनता है। अब देखिए कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं, तो देखिए ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, हम ये प्रिज़्यूम कर लेते हैं। हम जब भी लॉ की बात करते हैं, जब भी हम कस्टडी की बात करते हैं बच्चे की, तो हम ये प्रिज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो दोनों पेरेंट्स में से ज़्यादा जो कमाता है ना, उसके पास ही बच्चे की कस्टडी जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी कभी बच्चे की कस्टडी डिसाइड नहीं करती। बच्चे की कस्टडी डिसाइड करती है वो कैपेसिटी जिसमें बच्चे को वो एनवायरनमेंट देने के लिए दोनों पेरेंट्स में से कोई भी कैपेबल है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छे तरीके से डेवलप होता है, अच्छे तरीके से उसे एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे वो सेफ रहता है, जहाँ पे उसे अच्छा लगता है, उसी पेरेंट को कस्टडी बच्चे की दी जाती है। इवन एक हाउसवाइफ जो कुछ अर्न नहीं करती, उसे भी बच्चे की कस्टडी दी जाती है, ये देखते हुए क्योंकि बच्चा उसके पास रहना पसंद करता है, उसके पास जो है बच्चे की कस्टडी अगर रहती है तो माँ उसका बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती है, उसे अच्छे संस्कार दे सकती है। तो इस केस में कोर्ट जो है वो माँ को ही कंसीडर करती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ क्यों ना हो। इसके साथ ये ज़रूर है कि फादर को जो है फाइनेंशियल हेल्प के लिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो अपने बच्चे को करे क्योंकि वो बच्चा माता का उसकी मदर का है तो कहीं न कहीं उसके पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इवन डाइवोर्स के बाद भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत उस फादर की भी बनती है। अगर वो हाउसवाइफ है तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि हस्बैंड को जो है वो फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करना पड़ेगा जब वो अपने बच्चे को ग्रो कर रही है तो। देखिए, दूसरी चीज़ आती है कि मदर को एक तरीके से कस्टोडियल पहला एक तरीके से प्रेफ़रेंस दी जाती है कि वो ही पहली कस्टोडियन है, 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो और अगर न 9 साल से ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर वो 9 साल से ज़्यादा का है तो उससे पूछा जाएगा कि वो दोनों पेरेंट्स में से कहाँ रहना चाहता है, उसकी भी चॉइस को कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कि नॉन कस्टोडियल पैरेंट है मान लीजिए कि 2 हैं माता-पिता हैं और माता को जो है वो कस्टडी मिल जाती है, मदर को कस्टडी मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो फादर है, क्या फादर के पास कोई राइट नहीं रह जाता उस बच्चे से रिलेटेड? तो ऐसा नहीं है, जो नॉन कस्टोडियल पैरेंट है उसके पास भी डिफरेंट तरीके की कुछ एक्सेस मिल जाते हैं बच्चे से रिलेटेड तो जैसे मान लीजिए कि वो वीकली उससे मिल सकता है या कुछ
मंथली कुछ डेट डिसाइड कर दी जाती हैं कि उसे मंथली मिल सकता है। इवन उसे ये भी मिल सकता है कि वो डे नाइट अपने बच्चे के साथ रह सकता है। तो डिफरेंट तरीके के राइट्स जो हैं वो जो फादर है वो बात कर सकता है कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट उससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स भी दे सकती है इससे रिलेटेड कि हाँ ठीक है भई, कस्टडी तो माँ के पास है बट पिता के पास भी कुछ अधिकार है, वो उससे इवन उसके पास जो है एक विजिटेशन राइट तो होना ही चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिक्स शेड्यूल ना दिया जाए, दोनों ही पार्टनर्स हैं, दोनों आपस में ये कहते हैं कि हम दोनों मिलकर बच्चे का पालन-पोषण करेंगे। हमारा डिवोर्स हो गया बट स्टिल बच्चे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप बच्चे की कस्टडी, मदर कहती है कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब मन करे आप तब आप मिल सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपस में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा भी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं बच्चे की अच्छी और बेहतर ग्रोथ के लिए। दूसरी देखिए एक जब भी बच्चे की बात आती है और जब भी देखिए डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड बात आती है, तो उसकी ग्रोथ, उसकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हम देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कोर्ट होता है वो सबसे पहला कस्टोडियन होता है। सबसे पहला इंटरेस्ट जो देख सकता है वो कोर्ट के पास राइट होता है। वही डिसाइड करता है कि दोनों माता-पिता में से कौन बेहतर है, जो बच्चे का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकता है, उसे एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट, एक अच्छी एजुकेशन दे सकता है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि पेरेंट्स को आपस में पेरेंट्स जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री कर सकते हैं कि मदर जो एक हाउसवाइफ है, जो फादर है वो मंथली पैसा देगा बच्चे के एजुकेशन के लिए। तो इस तरीके से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कोर्ट कि दोनों ही पार्टनर मिलके ये डिसाइड कर लें आपस में कि कौन क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की ले सकता है। फादर जो है वो उसके पास कस्टडी नहीं है बट वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। दूसरा देखिए कोर्ट जो है जब अगर मान लीजिए कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस माइनर बच्चे के लिए गार्डियन रख सकता है। उस बच्चे के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके माता-पिता की प्रॉपर्टी, जो माता-पिता की प्रॉपर्टी है उस पे उसे अधिकार तो बाद में मिलता है। बट मान लीजिए कि कोई बच्चे को ही कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसी के नाम से मिली हुई है, तो उस पे उसके उस प्रॉपर्टी पे उसके माँ-बाप का तो अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो माइनर है, वो बच्चा तो अपनी प्रॉपर्टी का ख़्याल नहीं रख सकता। तो ये सारा काम जो है वो कोर्ट करता है, क्योंकि बच्चे का क कस्टोडियन तय नहीं कर पाया है कोर्ट, दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे बच्चे की कस्टडी को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोर्ट अपने लेवल पर उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद जब केस डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद वो कस्टडी, विज़िटेशन राइट हो गया, बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट करना है, सब कुछ डिसाइड करता है, सर्कमस्टांसेस देखता है कि बच्चे के लिए क्या-क्या चीज़ें बेहतर हैं, उसके बाद ही कोर्ट अपना डिसीज़न देता है। तो देखिए टाइम टू टाइम जो भी डिफरेंट-डिफरेंट केसेस कोर्ट के सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आते हैं, तो वो एक बाद में एज़ अ रूल ऑफ लॉ बन जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बाद में जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, वो उसी बेसिस पर अपने डिसीज़न भी देते हैं। तो कस्टडी का कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, बट ये टाइम टू टाइम जैसे केसेस आते गए हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं कि हाँ, बच्चे की कस्टडी इस तरीके से दी जाएगी, ये रिक्वायरमेंट्स देखी जाएँगी, ये एलिजिबिलिटी पेरेंट्स में देखी जाएगी, उसके बाद ही हम बच्चे की कस्टडी उसके इंटरेस्ट को देखकर, उसकी चॉइस को देखकर बच्चे की कस्टडी उसी पेरेंट्स को सौंपेंगे जो एक तरीके से पूरी तरीके से फिट है, बच्चे का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकता है, उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। Thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Thank you so much.